स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ पढ़ के और पढ़ा के आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे पिछले चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया। इसका लेक्चर नंबर ये अभी आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पॉलिटिकल इशू के बारे में। ठीक है, एंड आने वाले जो चैप्टर इससे पहले वाले में हम लोग ने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल इश्यूज कि सर 1990 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज क्या बने थे। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल इश्यूज देखेंगे, बॉर्डरी सबके आपस में भेदभाव मतभेद, किस तरीके से हम लोग ट्रेड वगैरह सब कुछ कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, पॉलिटिकल इश्यूज देखेंगे। पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मैंने आपको बताया ना कि ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज कैसा था, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद कैसे पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर प्रभाव पड़ा, क्या हुआ पॉलिटिकल इश्यूज, वो देखने वाले हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ने लगा। मतलब अब देखो, डेमोक्रेसी जो होती है वो किसके लिए होती है? डेमोक्रेसी में होता क्या, हेड कौन होता है? पब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेसी में हेड होता है पब्लिक। ठीक है, और वहां पे कोई भी बड़ा सुप्रीम नहीं होता है, वहां पे पब्लिक ही हेड होती है और वो पब्लिक के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं। ठीक है, पब्लिक इलेक्शन में वोट डालती है और वोट डाल के वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। अब आगे देखते हैं, ईस्ट यूरोप रिवॉल्यूशन के बाद 1989 के अंदर जो कुवैत के अंदर ईरान ने इन्वेजन कर दिया था, और जो 1991 के अंदर रशिया का बताया था मैंने, यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसका जो डिसइंटीग्रेशन हो गया था। ठीक है, जो उसका डिसइंटीग्रेशन 15 देशों में टूट गया था, इससे हमें ये देखने मिला कि यहाँ पे कम्युनिज्म का फॉल है। ठीक है, फॉल ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब एक कम्युनिटी जो होती है, ठीक है ना, जब भी कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ इश्यू आता है, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि कोई एक तबके के लोग किसी दूसरे तबके के लोग को परेशान करते हैं। ये ज्यादातर हम हिंदू मुस्लिम में देख सकते हैं। कुछ लोग इस तरीके को इतना बड़ा इश्यू बना देते हैं कि इसको वर्ल्ड लेवल पे भी देखा गया है कि हिंदू और मुस्लिम का भी ऐसा बड़ा, जो इंडिया और पाकिस्तान का आप देख सकते हो, हमेशा से ऐसा रहा है। तो एक कम्युनिटी जब दूसरे कम्युनिटी के ऊपर क्या करती है, ठीक है, जब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम लोग से बोलते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिज्म हुआ है। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, और इससे मालूम पड़ा कि जो वर्ल्ड है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसके तरफ, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि जब 1991 था, 1991 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन आया, उसके बाद से जैसे रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि अब जो कम्युनिज्म है वो कायम होने वाला है, अब वो खत्म होने वाला है, और कहीं ना कहीं अब डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स है वो फॉर्म होने वाले हैं, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर था। क्योंकि डेमोक्रेसी होनी चाहिए जहां पे लोगों को बोलने की स्वतंत्रता होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं लोग बोलने के लिए। टर्म्स लाइक participatory state, citizen-centric governance, and good governance has become important. Participatory states goes beyond and traditional democratic practices where the decision is made by the majority. It is participatory state. All segments of the society are involved in making of policy. Citizen-centric governance or good governance focus on the role of civil societies and function of the government. मतलब हम लोगों को ये तीन वर्ड देखने मिले, participatory state, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। पार्टिसिपेटरी स्टेट्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटरी स्टेट्स जहां पे लोगों का पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है, वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलते हैं, वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो स्टेट अच्छे से ग्रो करता है क्योंकि वो जनता की भलाई की बात कर रहा है। दूसरा हम देखेंगे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जो होता है ये गुड गवर्नेंस है, जो अच्छे तरीके से गवर्न करता है, किसी जगह को एडमिनिस्ट्रेट करता है, फोकस करता है रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब ये तीनों चीजें जो थी, सेंट्रिक और एंड गुड गवर्नेंस और सेंट्रिक गवर्नेंस, ये सारी चीजें ये इंश्योर करती है कि लोगों की भलाई के लिए काम हो, लोगों के हित में काम हो, लोगों के लिए काम हो। ठीक है ना, और ये सारी चीजें हमें आफ्टर 1991 जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन जब हमने एक्सेप्ट किया, तो हमें ये सब पॉलिटिकल चीजें देखने मिली। आगे देखेंगे हम लोग पोजीशन ऑफ द स्टेट। स्टेट का पोजीशन क्या था? अब देखना, जब भी आप याद रखिएगा, जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, वहां पे ना ऐसे दे रहते हैं, एक ऐसा स्टेट लिखा रहेगा और एक ऐसा स्टेट लिखा रहेगा। ये जो कैपिटल एस वाला अगर स्टेट लिखता है ना, इसका मतलब होता है कंट्री।
ठीक है। और ये स्मॉल में लिखा रहता है इसका मतलब होता है स्टेट, नॉर्मल, राज्य। क्या होता है ये? राज्य होता है। लेकिन कभी कभी यही स्टेट अगर लाइन के स्टार्टिंग में अगर यूज होता है तो इसे भी बड़े में लिखते हैं, तो वहां पे हमें समझना पड़ता है कि ये किस स्टेट की बात कर रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या दिया? पोजीशन ऑफ द स्टेट, जबकि बीच में है तो बीच में इसे स्मॉल में आना चाहिए था अगर ये नॉर्मल राज्य की बात कर रहा है तो, लेकिन राज्य की बात नहीं है, किसकी बात कर रहा है? कंट्री की। किसकी बात कर रहे हैं? कंट्री की। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेट है। आप समझ में आया? पोजीशन ऑफ द स्टेट। It is beginning argued that the state is becoming less and less important. One of the key feature of the state is sovereignty. अब obvious सी बात है, अब देखो, the concept of the sovereignty is linked with the concept of the jurisdiction of the state. This is the right of the state to make law within its territory. obvious सी बात है, किसी भी स्टेट का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सोवरेनिटी को बना के रखे। सोवरेनिटी मतलब उसकी आत्मा सम्मान की बात हो, तो जब उसकी बात हो तो उसको वो चीजें अच्छे से रखनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो वो कभी भी अपने देश के सोवरेनिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई वो देश की सोवरेनिटी, वो देश की इज्जत है। ठीक है। और ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो कम होती जा रही है। ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है सोवरेनिटी का, ये लिंक करता है कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिक्शन ऑफ द स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके स्टेट में आपका ही जुडिक्शन, आपका ही कानून, आपका ही व्यवस्था नहीं चल पाएगा, आपके लोग ही पीछे जा रहे हैं, तो ये किस चीज का जुडिक्शन है और किस चीज की सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं आप? ठीक है। तो यहीं पे ये हमें कहीं ना कहीं लेस होते हुए दिखाई दे रहा था, कहीं ना कहीं लेस होते हैं। और ये जो राइट्स है स्टेट का टू मेक लॉ विद इन इट्स टेरिटरी, ठीक है, और जो भी वो लॉ बनता है उससे स्टेट के अंदर, वो उसी के पॉलिटिकल बाउंड्री और उसी के टेरिटरी के अंडर में रहता है। इंडिया का जो भी लॉ बनता है वो इंडिया के टेरिटरी में रहेगा। अब यहाँ पे इस चीज पे आर्ग्यू होने लग गया कि जो कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, ये चैलेंज हो रहा है दोनों तरफ से, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जो हमारे यहाँ पे जो सॉवरेनिटी थी वो चैलेंज हो रही थी आंतरिक देश से भी और बाहरी से भी, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से भी। जो एक्सटर्नल चैलेंजेस थे जिसमें था ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉस, रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, ग्रोइंग एनवायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न एक्सेट्रा। मतलब कहीं ना कहीं देखो, भारत भी किसी न किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल एजेंसीज का हिस्सा है। ठीक है। जैसे WTO हो गया, ठीक है, हम लोग ऐसे सार्क हो गया, आसियान कंट्री हो गई, ये सब जो बड़े बड़े, तो इन सब के साथ अगर हम UN हो गया, अब इन सब के साथ अगर हम जुड़े तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन पे हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और जब इनके रूल्स एंड रेगुलेशन में कहीं ना कहीं फॉलो करने पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बात अपने देश की सोवरेनिटी पे आ जाती है, आत्मसम्मान पे आ जाती है कि कहीं ना कहीं हम इससे कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, हम इससे कहीं ना कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी दूसरी चीज को भी एक्सेप्ट करोगे तो पहली चीज के साथ थोड़ा कम आपका इंटरफेयर हो जाएगा। तो अपने देश में हम लोग कम और बाहर ज्यादा हम लोग डर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कंसर्न देखने मिला। ठीक है। इंटरनल चैलेंजेस क्या थे ये देख, हमें नेशनल कॉन्सेंसस, ग्रोथ ऑफ एथनिक नेशनलिज्म, एक्टिविस्ट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एक्सेट्रा। अब ये क्या हुआ था, ये हमें देखने मिल रहा है नेशनल कॉन्सेंसस मतलब देश की व्यवस्था के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एथनिक नेशनलिज्म हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक्टिविज्म ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज है हमारे यहाँ पे, नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब जो प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, ये लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी है इनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भारत में बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम लोग इनके ऊपर कभी भी निगरानी हम रख ही नहीं पा रहे, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी से बाहर से हमारे देश में आए कमाने, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या बोला था, पूरे देश की इकोनॉमी अपने देश में आ सकती है, एंट्री कर सकती है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि उनके लिए कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम अपने देश में उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो यही सारी चीजें प्रॉब्लम हमें फेस करने मिल रही थी। इश्यूज लाइक इन्वायरमेंट, जेंडर एंड ह्यूमैनिटेरिज्म प्रॉब्लम्स आर टेकन टू सेंट्रल स्टेट्स। ऑब्वियसली बात है, हमें बहुत सारे इश्यूज आने लगे, इंसानियत मतलब बोलते ना किसी को मदद पहुंचाना, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम, एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमें ये सारे प्रॉब्लम देखने मिल रहे थे। ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब ये एक्टर्स नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स, ये इस देश के, एक्स देखो कैपिटल है, ठीक है, तो ये इस देश के एक्टर्स नहीं है, मतलब ये इस देश की कंपनियां नहीं है। क्या बोल रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट सिविल सोसाइटी है दैट जो दी है इम्पोर्टेंट टू नॉन स्टेट एक्टर्स। हमारे बोलते हैं ना, ये हमारे देश की एक ऐसी सिविल सोसाइटी है जिसने नॉन स्टेट एक्टर्स को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है।
इसीलिए वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टार्टेड बिकम मोर इम्पोर्टेंट। और इसीलिए जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी है और जो गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं टुडे। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर देखा जाए तो Today, international relation is not relation between states. It also include non-state actors. Obvious सी बात है। आज जब हम लोग एक देश दूसरे देश से अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ क्या यारी दोस्ती के लिए बात कर रहे हैं? नहीं। एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री से बात कर रही है तो वो सिर्फ यारी दोस्ती के लिए नहीं, वो ट्रेड के लिए बात कर रही है, वो अपने कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात कर रही है, अपने देश में आने वाले इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रही है। ठीक है, तो ये उसके ज्यादा इंटरफेयर हो गया और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमैनिटेरिज्म को प्रमोट करने के लिए। जो इंसानियत के नाम पे हम लोग अगर कहीं मदद पहुंचाते हैं तो ये उसके नाम पे प्रमोट हो रहा है। ठीक है, बिसाइड ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस मूवमेंट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स। अब देखो इसके अंदर क्या है ना, बहुत सारी गलतियां भी हैं। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस मूवमेंट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स। ये सारे जो भी चीजें हैं ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं क्योंकि हमारे देश के नहीं है, ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं। और ये बाहर से आए हुए लोग कहीं ना कहीं हमारे देश के इंटरनल चीजों के अंदर भी क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक मेजर चीज ऐसा मालूम पड़ रहा है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की बात करेंगे हम लोग। ह्यूमन राइट्स, ग्लोबलाइजेशन के एज को देखा जाए तो ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को। क्या बनने से? इंपॉर्टेंट एजेंडा हैज बिकम इंपॉर्टेंट एजेंडा। ठीक है, ये किससे, ये जो एजेंडा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बाद ये ह्यूमन राइट्स का मुद्दा इतना आया क्यों? क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग हमारे देश में आ रहे हैं तो उनके भी ह्यूमन राइट्स और प्लस हमारे भी ह्यूमन राइट्स, इन सबको सिक्योर करने का एक एजेंडा हो गया है कि हाँ, लोगों के मानव अधिकार तो उनके पास होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जरूरत किसकी है? डिस्टिंक्ट बिटवीन अप्रोच टू ह्यूमन राइट्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे देखने का मुद्दा ये है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्री है, इन दोनों के ह्यूमन राइट्स थोड़े अलग होने चाहिए या क्या इसमें अलग है वो देखना चाहिए। जो तीसरा वर्ल्ड बोलते हैं हम लोग, वो होल्ड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टू preside before civil and political rights, as that greater value need to be placed on the community and family than on individual rights। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जैसे कि अगर हम लोग तीसरी दुनिया की अगर बात करें, थर्ड वर्ल्ड की बात करें, तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे प्रेसाइड करता है? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मतलब जो सिविल राइट्स होते हैं हमारे यहाँ, जैसे कोई किसी जगह हड़प लेना, ये वो सब कुछ चीजें वो उसमें आते हैं। पॉलिटिकल राइट्स मतलब अपने पॉलिटिकल बाउंड्री के विद इन अगर कोई अंदर इंटरफेयर कर जाता है तो वो हमारा अधिकार है। अपने घर में रहना हमारा अधिकार है, हमारे कंट्री में रहना हमारा अधिकार है, कोई इसे उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ये सब इसी के अंदर लाई करते हैं हमारे देश के अंदर मेजरली, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। ठीक है, ऑन कम्युनिटी एंड फैमिली देन ऑन इंडिविजुअल राइट्स। और हमें इन सब चीजों को यही सोसाइटी सोशल लेवल पे देना चाहिए, सिविल लेवल पे देना चाहिए, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स को सिक्योर करना चाहिए। ठीक है, देन दी इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स हमें इतना नहीं देखना चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तुम्हें क्या दिया जा रहा है? एग्जांपल दिया जा रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल lay stress on aspect of social justice and look at the food, shelter, clothing, education and health as a primary need of the citizen. Obvious, it is further argued that the desire of the achievement distribute justice, there is undue emphasis on liberty rights and not welfare rights of the people. Therefore, countries should have the right to interpret human rights in accordance with their history, culture, polity and economy. Thus, the broad application of the Western approach to human rights that focus on civil political rights approach as priority would have to tempered with the ground situation mentioned above। आइला बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट चीज बोला है इसके अंदर। बोले अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं आपकी प्राइमरी नीड की, ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर प्राइमरी नीड फूड, क्लॉथ और शेल्टर की बात करता है। ठीक है, हेल्थ की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है ये। ठीक है, लेकिन इसके अंदर दूसरा एक क्या होना चाहिए कि एम्फोसाइज ऑन लिबर्टी राइट्स एंड नॉट वेलफेयर राइट्स। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है, आपको आजादी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे
लिबर्टी राइट्स, मतलब ये क्या बोल रहा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ आपको आजादी के बारे में बताया गया कि आप कितने आजाद हो, क्या क्या आप कर सकते हो, लेकिन आपको वेलफेयर राइट्स के बारे में इतना नहीं दिया गया है कि आपकी भलाई के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, वो आपके हक है। ठीक है, आपको क्या मिलना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें आपको जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो चीजें आपको, ये तो आपको जीने के लिए रख रहे हैं ना, लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए रख रहे हैं, लेकिन ये जो है वेलफेयर, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो कंट्री को ये जानना चाहिए राइट कि जो ह्यूमन राइट्स है वो उसके हिस्ट्री, उसके कल्चर, उसके पॉलिटी और उसके इकोनॉमिक के बेस पे होना चाहिए। ठीक है, और ये जो ब्रॉड एप्लीकेशन है जो वेस्टर्न अप्रोच का, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का, आर फोकस ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड फ्रीडम एज अ प्रायोरिटी। और जो वेस्टर्न कल्चर है वो लोग ज्यादा प्रायोरिटी किसे देते हैं, ज्यादातर प्रायोरिटी देते हैं वो लोग पॉलिटिकल राइट्स, फ्रीडम एंड सिविल राइट्स would have to tempered with the ground situation and mentioned above। और हमें ये सब चीजें ग्राउंड लेवल पे क्या चल रही है उसके ऊपर ध्यान देके हमें ये सब काम करने चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं ताकि हम लोग इसको और डिटेल में समझ सके। ठीक है, इंडिया इज सिग्नेटरी टू वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज। अभी क्या बोल रहा है कि इंडिया बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटी का सिग्नेटरी है, सिग्नेटरी वाला सिग्नेचर किया है और ये उसका पार्ट है। ठीक है, तो जैसे कि WTO, इंडिया इज रिक्वायर्ड फॉलो टू रूल्स एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड, और इंडिया को से रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हाँ, अगर हम लोग किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम लोग पार्ट बनते हैं तो हमें उनका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेड के अंदर ट्रीटीज लाइक इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन किया है पाकिस्तान से। ठीक है, और द फराखा एग्रीमेंट विद द बांग्लादेश। अब फराखा एग्रीमेंट क्या है, जिससे हम लोग जो गंगा का पानी है उसे कितना भारत में यूज करेंगे और कितना हम लोग, कितना शेयर भारत में आएगा और कितना शेयर बांग्लादेश में जाएगा, वो चीजें। ठीक है, हमने ये सब ट्रीटी साइन की है, एग्रीमेंट किया है। ठीक है, वाटर का, इंडस और गंगा रिवर का, तो इसके लिए हम लोग को वो सब मानना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस रेस ह्यूमैनिटेरिज्म issues and put pressure on local government. Amnesty has become critical for Indian government to position on human rights to region of Kashmir। अभी तो क्या दिया है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, इसने ह्यूमैनिटेरिज्म का इशू मुद्दा खड़ा किया कि यहाँ पे इंसानियत के नाम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई मानव के लिए कोई चीज ही नहीं की जा रही है, इंसान के लिए कोई चीज ही नहीं की जा रही है, वो इशू इन्होंने। और ये प्रेशर आता है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब बाहर से अपने लोकल गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से एमनेस्टी इज क्रिटिकल फॉर गवर्नमेंट टू पोजीशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन रीजन लाइक कश्मीर। ठीक है, और ऐसा जब कश्मीर के ऊपर भी जब बहुत सारा जब हमले होते हैं कश्मीर के ऊपर, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो पाकिस्तान लोग वहां पे उनको परेशान करते हैं, इसकी वजह से फिर हमें भी माफी मांगनी पड़ती है, हमें भी ये बोलते हैं ना, हमें भी चुप रहना पड़ता है क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है हिस्से, और हमें ये मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ हद तक हमारे भी हाथ बंधे हुए रहते हैं। When the Chernobyl disaster took place, the effect of radiation spread across Europe। चेर्नोबिल ये यूक्रेन के अंदर एक न्यूक्लियर प्लांट है। ठीक है, जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ था, डिजास्टर हुआ था बहुत बड़ा, और ईस्ट यूरोप के अंदर पूरा फैला हुआ था, ईस्ट यूरोप के अंदर। ठीक है, सच यूरोप डिजास्टर कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ नेशन बाउंड्रीज। और ऐसा, और याद रखना, ऐसा कोई अगर डिजास्टर हो जाता है तो क्या वो रेडिएशन को पता है कि हाँ मुझे इसी बाउंड्री में रखना है, यूक्रेन में हुआ तो सिर्फ यूक्रेन में नहीं, हवा है, वो हवा के अंदर मिल गया और वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज were forced to cooperate and take action ensure that ill effect do not harm their population। और जो यूरोपियन कंट्रीज है वो लोगों ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, इससे हमारे पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ना हमारे लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये एक आंदोलन किया गया था। Heads approached the World Bank to support in cause of opposition of big dams and internationalize the issue। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके आजू बाजू रहने वाले लोग ने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था। क्यों? क्योंकि नर्मदा रिवर के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स बनाए जाने वाले थे। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने इसकी सहमति नहीं दी और इस इशू को इंटरनेशनल इशू बनाया गया। There has been an opposition to the building of nuclear power plants in Jaitapur and Kandakulam।
but political parties and NGOs have opposed the building of this project and despite getting proper clearance. ठीक है, अच्छा हमारे यहाँ पे कंडाकुलम और जैटापुर जैटापुर और कंडाकुलम के अंदर एक बड़ा न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट लगने वाला था, बट और उसको पूरी तरीके से अप्रूवल भी मिल गया था, लेकिन यहाँ की जो कोई अपोजिशन पार्टी है और हमारे यहाँ पे जो ये एनजीओ से उन्होंने एक साथ मिलकर धरना दिया और इसे बंद करवा दिया। अभी ये अगर पास चाइना होता ना, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ये आपको इश्यूज बता रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज बता रहे हैं कि 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन आने के बाद हमारे यहाँ पे जब डेमोक्रेसी और तेजी से होने लग गई तो क्या क्या इश्यूज आए। लेकिन अगर यही चाइना होता ना, तो जितने लोग आंदोलन में आए थे ना, सबको टैंक से मार के उड़ा दिया होता, ठीक है, और अपने ग्रोथ किया होता। इसलिए चाइना आज आगे है। चाइना इसीलिए आगे है जहाँ हम लोग एक काम करने जाते हैं, ऑफकोर्स बात है, हर एक चीज आप करने जाओ, डेवलपमेंट करोगे तो आपको एनवायरमेंट का तो हम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग कहीं ग्रोथ करने की बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारी रुकावटें आ जाती है, क्योंकि उनके अपने अपने अधिकार है, मानव अधिकार है। तो इन चीजों की वजह से इंडिया कुछ साल और पीछे चला जाता है। समझ में आ गया? तो ये कारण है, ये वो सारे कारण इस वजह से आज भी इंडिया थोड़ा पीछे है चाइना से, जो कि चाइना हमारे बाद आजाद हुआ था, ठीक है ना। देखो, एजिटेशन अगेंस्ट कंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट। कंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट मतलब एजिटेशन मतलब आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट आफ्टर द एक्सप्लोजन, जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट था वो एक्सप्लोजन जब धमाका हुआ तो उसके बाद क्या कैसा था, ठीक है। इन ऑल द अबव केसेस द स्टेट सोवरेनिटी वाज चैलेंज। और इन सारी चीजों को ऊपर देख के ये लग रहा है कि जो स्टेट की जो आत्मसम्मान है उसको चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है। और ये कुछ चैलेंजेस है जो स्टेट फेस कर रहा है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इसीलिए ये एक आर्ग्यू करने का एक मुद्दा बन जाता है, आर्ग्यू करने का कि स्टेट स्लोली रिड्यूसिंग, कि जो स्टेट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे स्लो हो रहा है। इकोनॉमिक स्फीयर इट इज रिड्यूसिंग बिकॉज इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड पॉलिटिकल स्फीयर, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेशर्स एंड रिड्यूस अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। अब ये क्या दिया है, इकोनॉमिक स्फीयर में अगर देखा जाए तो इसके ऊपर वो भी बहुत कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए बढ़ती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए बढ़ती जा रही है, ठीक है। एंड इन द पॉलिटिकल स्फीयर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेशर्स भी बहुत आ रहे हैं। और इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि जो स्टेट की जो अथॉरिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है। क्या होती जा रही है? रिड्यूस होती जा रही है। How important is the state in the age of globalization? It is concept of the state and the future still relevant. Is there a withdrawal of the state and the agency of welfare and development? मतलब ये बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट था कंट्री के लिए ये जो एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है कंट्री का, फीचर स्टिल रिलेवेंट, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो देश हमने सोच के बनाया था क्या वो आज भी रिलेवेंट है, जो जो हमने सोच के इसके फीचर सोचे थे। इज देयर विड्रॉल ऑफ द स्टेट एज एजेंसी, मतलब ये क्या बोल रहा है, कहीं स्टेट क्या एजेंसी तो नहीं बन गया है ना जो वेलफेयर और डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत सारे एक क्वेश्चन है हमारे भारत के लिए भी और हम जिस स्टेट में जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके लिए भी, और कोई भी कंट्री के लिए भी, कि क्या हम लोग सिर्फ नाम के लिए अपना स्टेट है या हम पे रूल कोई और ही कर रहा है, हम एजेंसीज के पार्ट बन के उनके हम दोस्त बन रहे हैं ऐसा हम सोच रहे हैं, या हम उनके गुलाम बन जा रहे हैं हम ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। Let us look at the main element of the state। चलो अब कुछ मेन एलिमेंट ऑफ द स्टेट के बारे में देखते हैं। मेन एलिमेंट्स आर टेरिटरी, वहां का जमीन, वहां की आत्मसम्मान गवर्नमेंट का और उसके पीपल का, ठीक है। ये सबसे बड़ा वहां का क्या मेन एलिमेंट है, उसकी टेरिटरी, उसकी जो इलाका है वो, उसके यहाँ की पब्लिक और उसकी जो आत्मसम्मान है वो। द टेरिटरी ऑफ द स्टेट स्टिल रिमेन इंटैक्ट, स्टेट स्टिल टॉक द नेशनलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। और स्टेट आज भी किसकी बात करता है, नेशनलिज्म की, देशभक्ति की, और नेशनल इंटीग्रेशन मतलब एक साथ सब लोग को जुट होने की बात करता है कि हम सब एक हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉवरेनिटी गवर्नमेंट आल्सो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है। इट इज ट्रू दैट सम ऑफ इट्स पावर हैव रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑब्लिगेशंस। अब देखो
ये है बोला ना, जो कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, ये हमारा आज भी कंटिन्यू होना चाहिए और आज भी एग्जिस्ट होना चाहिए। और ये सही बात है कि पावर जो है वो रिड्यूस हो गई है हमारे पास, कहीं ना कहीं हम लोग जब दूसरे एजेंसी से हाथ मिला रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन जा रहे हैं, लेकिन जो अथॉरिटी है स्टेट की वो रिमेन होनी चाहिए, वैसे की वैसी होनी चाहिए और उतनी ही होनी चाहिए। भले हम किसी भी एजेंसी से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन हमारी आज भी जो अथॉरिटी है वो वैसी की वैसी ही है, उतनी पावरफुल है। The rise of ethnic nationalism and the demand for self-determination has led to the creation of new states। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया कि जिस तरीके से एथनिक नेशनलिज्म, ठीक है, जो कास्टिज्म और सबको मिला के जो एक देशभक्ति वाली चीजें बनी है नेशनलिज्म, और डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब कि हमारे ऊपर, मतलब बोलते हैं ना सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू, मतलब सब अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, अपना समझ में आया। But as we saw in the earlier chapter, this led to the creation of new states and not the dissolution of the concept of the state। मतलब हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि, लेकिन ये तो हमें एक नए चीजों के बारे में, नई चीज की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं, ना कि एक स्टेट को खत्म करने की बात कर रहा है, ऐसा अभी बताया जा रहा है। यहाँ पे और क्या लिखा है, states have the strong framework of political institutions like legislature, executive, and judiciary and bureaucracy are able to face the challenge of globalization। In this institution, they are able to protect the core value of the country। अभी क्या बोल रहे हैं, स्टेट को इन चीजों में मजबूत होना चाहिए, किसमें, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी। ये जो तीन चीजें, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये हमारे डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ में से 3 स्तंभ है, और चौथा स्तंभ है हमारी मीडिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बताया गया है, तो यहाँ पे बोला गया ये चारों चीजों को इन तरीके से चलना चाहिए कि हमारे देश के सॉवरेनिटी के ऊपर आंच ना आने दे, ग्लोबलाइजेशन को चैलेंज करे अच्छे से, ठीक है, कंट्री को प्रोवाइड करे सोशल सेफ्टी, प्रमोट डेवलपमेंट इन द कंट्री, कंट्री को सेफ्टी और डेवलपमेंट दे, ठीक है। डिस्पाइट द मेनी कंसर्न अबाउट द लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, बहुत सारी जो हमें सॉवरेनिटी से रिलेटेड जो तकलीफ हुई है, बहुत सारी चीजें जो बातें हुई हैं, ठीक है, उन सब चीजों से उठ के स्टेट को रिमेन रहना है क्या, एक्टर एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्पीयर, ठीक है। मतलब अपने देश को भले से ही इतना सब कुछ जो भी सुनने मिला कि हाँ इसका ये इतना वैल्यू कम हो गया, ये हो गया, लेकिन आज भी हम सबको एक साथ रह के, अपने एक साथ रह के हमें ये अपना एक रोल वर्ल्ड के अंदर, ग्लोब के अंदर दिखाना चाहिए कि हाँ हम लोग डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी स्पीयर के अंदर एक अच्छे एक्टर हैं, एक अच्छे फीचर और एक अच्छे लोग हैं, ठीक है, अच्छी कंट्री हैं। The popular assumption that the emergency of global civil society and increasing level of cross-border trade finance and international flow has made the state irrelevant is wrong। मतलब अब जो बताया गया है बड़ी बात है, बोल रहे हैं कि जो बाहर देश से हमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो हम लोग अलग अलग एजेंसी के पार्ट बन रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है, यहाँ से वहाँ हम लेन देन कर रहे हैं, तो इससे अगर कोई ये कह रहा है कि हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर आंच आ रही है, तो ये सरासर गलत है, इट्स रॉन्ग। समझ में आ गया? तो आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें जानने मिली, बहुत सारी चीजें इसमें समझने मिली, अलग अलग आपको पैरामीटर्स देखने मिले कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन आया और किस तरीके से यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे थे अलग अलग लेवल पे, ठीक है, सबके अलग अलग व्यूज देखने मिले हम लोग को। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। आगे हम लोग देखेंगे इसके आइडियोलॉजिकल इश्यूज के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।